यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ ली थी ना क्या होती है वो, ऐसे ऐसे करके उस पर चार्ज रखेंगे तो भाग जाएगा, ऐसे कुछ होता है, फोर्स लग जाता है। क्या कैसे लगता है फोर्स, फॉर्मूला बताओ, कितना कितना फोर्स लगता है। ए तो एक्सेलरेशन है, फोर्स फोर्स बताओ। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किस में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। चार्ज को रखा था तो क्या हुआ था, फोर्स लगा था। डाइपोल को रख देंगे तो क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो ये लो, ऐसा ही होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म में रखा है, ठीक है। तो डाइपोल को रख देते हैं। तो डाइपोल तो कैसे भी एंगल पे हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ई इस डायरेक्शन में। ये ले लो तुम, एक ये हो गया माइनस, ये माइनस क्यू हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर प्लस क्यू ले लो। डाइपोल ये ना, उसके बीच में डिस्टेंस कुछ ले लो, कितना लोगे, 2a ले लो, वही सेम कहानी। वैसे ही डाइपोल है जैसे हमने वो डेरिवेशन में यूज़ किया था ना, सेम कहानी। अब इस पे हमें ये अब बताओ क्या होगा, इस पे क्या होना चाहिए, क्या है, फोर्स लगेगी किस पे, फोर्स किस पे लगती है, चार्ज पे। तो इसमें कि यहाँ कितने चार्ज हैं, दोनों पे फोर्स लग जाएगी, ठीक है। तो इस पे फोर्स लगेगी प्लस वाले पे, किधर लगेगी बताओ तो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये हमने पढ़ाई है। F इज इक्वल टू कितना, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई, क्यू तो क्यू है चलो, और ई मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड इतना लग जाएगा और डायरेक्शन इधर होगी। ऐसे ही इस पे लगेगा फोर्स, किधर लगेगा, इधर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है। तो वो फोर्स कितना होगा, वो भी क्यू ही, अरे माइनस नहीं रखना, माइनस से तो हम डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है, बाकी मैग्नीट्यूड है वो। तो एक फोर्स आगे एक फोर्स पीछे, ठीक है, दोनों फोर्स बराबर है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो नेट फोर्स क्या होगा बताओ, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो हो गया। नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो, क्योंकि एक आगे लग रहा है पीछे लग रहा है। लेकिन होगा क्या इसका, अगर हमने ऐसे छोड़ दिया तो क्या होगा बताओ बताओ, घूम जाएगा क्या, घूम जाएगा। इधर देखो यार, इधर देखो, मान लो ये एक डाइपोल है, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ से धागा बांध के इधर खींच रहा है, और यहाँ से धागा बांध के पीछे खींच रहा है, सही तो हो रहा है भाई, फोर्स लग रहा है। तो ये इसका कुछ, ये क्या होगा इसका बताओ, अगर कोई धागा बांध के ऐसे खींचेगा और यहाँ से कोई इधर खींचेगा, घूम जाएगा कि नहीं, ये भी घूम जाएगा। तो डाइपोल घूम जाएगा, उसको बोलते हैं टॉर्क लगना, ठीक है। इसको हमने 11th में पढ़ा था, जब दो फोर्स लगे इक्वल और ऑपोजिट किसी बॉडी पे, उसको क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। दो फोर्स इक्वल और ऑपोजिट लग जाए तो उसका नाम है कपल। लेकिन तुम कपल वो टॉर्क ही है, तो निकाल लेते हैं चलो टॉर्क। इसको ऐसे करो, ये लग रहा है ना, और डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये हो गया P, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल हमने थीटा ले लिया, ठीक है, थीटा ले लिया, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो ये हो गया डाइपोल, और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इनके बीच में एंगल थीटा है। क्या बोल रहे हैं, P और E, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है।
तो अब बताओ, इस पे फोर्स लग रहा है F ऐसे, और इधर इस पे पीछे लग रहा है, ठीक है। बताओ टॉर्क कैसे निकालते हैं, क्या पढ़ 11th में पढ़ा है ना टॉर्क निकालना, R क्रॉस F है, हाँ और हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको सेंटर ले लेते हैं, घूमेगा अपने सेंटर के अबाउट, ऐसे घूम जाएगा, तो ये सेंटर हो गया, और इसका डिस्टेंस कितना था 2a, ये पूरा 2a है, ठीक है। ठीक है, सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, कुछ पॉइंट ले लो, उसको O ले लो, या तो टॉर्क अबाउट O, क्योंकि घूमेगा उसी के अबाउट। तो दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों का टॉर्क निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा ऐसे। तो यहाँ से इसको सेंटर लो, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये ए हो गया, ठीक है। तो आर तो हो गया ए के बराबर, आर मतलब रेडियस, रेडियस किसका, जहाँ पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो सेंटर से कितना दूर है, ए डिस्टेंस, तो वही रेडियस है, ठीक है। आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, रेडियस, ये रेडियस और फोर्स के बीच में कितना एंगल है, थीटा हो गया। और ये फॉर्मूला पड़ा होगा ना क्यों, टॉर्क का, आर एफ साइन थीटा वही है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाला फोर्स इस डाइपोल को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। देखो ये ऐसे है ना, तो कैसे घूमेगा, ऐसे ना, ये इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये वाला क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये मतलब ये वाला फोर्स, अगर सिर्फ ये वाला फोर्स लगता तो ये उसको ऐसे ही घुमा देता, क्लॉकवाइज हो गया। और ये वाला बताओ, इसका बताओ, इसमें भी a इंटू एफ साइन थीटा फोर्स, और अब यहाँ से रेडियस ऐसे ऐसे नापोगे, ये रहा रेडियस, तो अब रेडियस और फोर्स के बीच में एंगल ऐसे है, फोर्स ऐसे लग रहा है और रेडियस कैसे है, ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ, दोनों के बीच में एंगल थीटा, अगेन वही ए एफ साइन थीटा। अब ये कैसे घुमाएगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज, अगर सिर्फ ये लगता फोर्स तो ये भी क्लॉकवाइज ही घुमाता है, क्लॉकवाइज ही तो है ये, तो ये भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2af साइन थीटा, ठीक है, 2af साइन थीटा, f कितना है भाई, f है q इंटू ई, तो क्यू ई डाल दो इसमें, साइन थीटा डाल दो, 2aq, ये क्या चीज़ है ये बताओ, ये क्या है, हाँ डाइपोल मोमेंट है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो p e साइन थीटा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं p क्रॉस ई, टॉर्क आ गया p क्रॉस ई। अब तुम ये याद कर सकते हो फॉर्मूला, छोटी सी डेरिवेशन है ये, समझ में आए, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो एट थीटा ज़ीरो, ठीक है, देखो नेट फोर्स तो हमेशा ज़ीरो, नेट फोर्स हमेशा ज़ीरो हो गया, तो नेट फोर्स ज़ीरो है, तो अब टॉर्क बताओ, थीटा ज़ीरो पे कितना टॉर्क होगा, ज़ीरो, इसमें डाल दो ना यार, थीटा ज़ीरो डालोगे तो ज़ीरो हो जाएगा टॉर्क, तो टॉर्क ज़ीरो हो गया, ठीक है। इस एंगल पे फोर्स भी ज़ीरो है, फोर्स तो हमेशा ज़ीरो है, टॉर्क ज़ीरो हो गया, तो दोनों चीज़ें ज़ीरो हैं। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब फोर्स और टॉर्क दोनों ज़ीरो हो जाए, हैं क्या कांस्टेंट, क्या बोलते हैं बताओ, हाँ नेट फोर्स ज़ीरो और नेट टॉर्क ज़ीरो,
तो इक्विलिब्रियम हो जाता है, दोनों इक्विलिब्रियम, एक तो ट्रांसलेशनल वाला और रोटेशन, दोनों इक्विलिब्रियम हो जाता है। कौन सा इक्विलिब्रियम? अब इक्विलिब्रियम भी हमने पढ़ा है कि दो तीन तरीके के होते हैं, एक स्टेबल, अनस्टेबल और पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब बता देता हूँ। ये देखो इधर, मान लो कि ये कोई सरफेस है, इसके अंदर एक बॉल पड़ी है, ठीक है? ये रुका हुआ है, नेट फोर्स, और ये भी एक सरफेस है, इसके ऊपर बॉल रखी हुई है, ये भी नेट फोर्स। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर तुम इसको हिलाओगे, मान लो तुमने हिलाया, तो ये क्या होगा इसके हिलाने के बाद? वापस आ जाएगी। और इसको हिलाओगे तो फिर ये स्टेबल है, क्योंकि इसको हिलाने से अगर वापस आ रहा है तो वो स्टेबल हो जाता है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये अनस्टेबल हो गया। ठीक है, एक और होता है, फ्लैट सरफेस में बॉल रखी हुई है, इसको तुम हिलाओगे तो क्या होगा? ना वापस आएगी ना दूर जाएगी, ये वहीं रह जाएगी, तो ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, न्यूट्रल अब यहाँ पे बताओ, 0 डिग्री पे जब डाइपोल रखा होगा तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? न्यूट्रल होगा। 0 डिग्री पे रखा हुआ है भाई, मतलब ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये माइनस और प्लस, ऐसे यही हुआ ना 0 डिग्री वाला। अब बताओ न्यूट्रल क्यों? इसको उठा, इसको तुम उठा के तो रख सकते हो, तो वहीं रह जाएगा, लेकिन ये घुमाने वाला हम इक्विलिब्रियम पे तो चेक करेंगे। घुमाएंगे तो क्या होगा? अगर हमने इसको घुमाया ऐसे था ना, ये इसको ऐसे घुमा दो और छोड़ दो, क्या होगा इसका? टॉर्क कैसे लग रहा था डाइपोल पे? क्लॉकवाइज लग रहा था। तो अगर तुमने मान लो ऐसे डाइपोल रखा हुआ है और तुमने इसको ऐसे ऐसे छेड़ दिया इसको ऐसे, तो क्या होगा इसका? वापस आ जाएगा ना, क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा था। तो क्लॉकवाइज टॉर्क तो हमेशा ही लग रहा था, तो अब तुम इसको हिलाओगे तो तब भी क्लॉकवाइज ही लगेगा। ऐसी सिचुएशन में मान लो ऐसे रखा हुआ है, तुमने इसको एंगल पे रख दिया, तो ये वापस वहीं आ जाएगा ना, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये कैसा हो गया? स्टेबल। तो 0 डिग्री पे क्या हुआ? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एट थीटा इज इक्वल टू 180, टॉर्क कितना हुआ? 180 पे टॉर्क बताओ। कितना होगा? 180 यार रख दो ना इसमें। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। हाँ पता है कि नहीं? 0 है। और यहाँ पे कैसा होगा इक्विलिब्रियम? कैसा होगा बताओ, कैसा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल, ऐसा कुछ। या अब 180 का मतलब हुआ कि ऐसे रखा हुआ है भाई, देखो डाइपोल इस तरफ है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 हो गया। तो ऐसा रखा हुआ है। अब तुम इसको थोड़ा सा हिलाओ, क्या होगा इसका? वापस आएगा क्या? ये हाँ, तो ये अगेन क्लॉकवाइज ही घूमेगा। अगर तुम थोड़ा सा हिलाओगे तो क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो ये वापस कभी नहीं आएगा। हाँ, तो ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ से हिलाओगे, जैसे मान लो तुमने क्या किया, इसको ऐसे रख दिया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, फोर्स कैसे लगेगा? तुमने थोड़ा सा हिलाया था ना इसको, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, इस पे फोर्स अगेन ऐसे लगेगा, तो क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो ये तो दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, और बाकी किसी भी एंगल पे क्या निकाल सकते हो तुम? कोई भी एंगल दे रखा हो, 30, 45, 90 वगैरह, कुछ भी तुम निकाल लो। हाँ बताओ। बहुत चेक कर लिया। पहले हाफ का टाइम कितना था? अंडर रूट 8।
अब टोटल टाइम निकाल दो। टोटल टाइम निकाल सकते हो ऊपर से नीचे तक। प्लस करना। नहीं, ऊपर से नीचे तक एक ही इक्वेशन लगाओ ना यार, ऊपर से नीचे। यूज फिर क्या होगा? निकालो सही, ऊपर से नीचे तक का टाइम निकालो, फिर टोटल में से ऊपर वाला माइनस कर देना तो ये नीचे वाला आ जाएगा ना। हाँ, अरे तुम निकालो ना टोटल टाइम निकालो। आगे समझ में? सर 4 आ गया। 4 आ गया। हाँ, ये तो टोटल था, सेकंड पार्ट का कितना होगा? पहले पार्ट का तुमने निकाल लिया, टोटल भी पता चल गया, सेकंड पार्ट का निकल जाएगा। समझ गया सर। आए समझ में? चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फ्लक्स से ऐसे समझो कि कुछ फ्लो हो रहा है, फ्लो जैसे कि हवा चल रही है तो हवा का फ्लक्स बोलते हैं, तो हवा का फ्लो हो गया। वो पढ़ा था ना एफ्लक्स, हाँ, वो पानी का फ्लक्स। पानी कितना बह रहा है, कितना निकल रहा है किसी पाइप में से, 1.18। आ गया ना। ये नीचे वाला था। हाँ चेक करो तो तो फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, किसी का जो फ्लो हो रहा है, तो पानी हवा। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी फ्लो होता है। मान लो चार्ज रखा हुआ है, वहाँ से क्या निकल रही है, लाइंस निकल रही है, तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ से कितना निकल रहा है, इतने एरिया से कितना निकल रहा है, वो उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। अब वही निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, रोशनी में भी समझ लो, एक बल्ब जल रहा है तो या तो धूप आ रही है, तो किस खिड़की में से कितना धूप का फ्लक्स आ रहा है, तो वो ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ का फ्लक्स हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, या फिर कोई लाइट हो गई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो गई, पानी हवा, ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, लिख लो। इट इज़ आ गया। आ गया ना। सर वो भी परफेक्ट नहीं आया। क्या चीज़? परफेक्ट नहीं आया, जैसे कि आ गया, वो पता चल गया कि वो वही है, सही है। देखो इसमें क्या है कि कितनी, हम कैसे डिफाइन करते हैं फ्लक्स, लाइंस को काउंट कर लेते हैं कि कितनी लाइंस किसी एरिया से पास हो रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो बस वही फ्लक्स हो जाता है। लेकिन ऐसे काउंट कैसे करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला बनाया काउंट करने के लिए। या तो तुम काउंट कर लो, ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखो चलो ठीक है, ऐसे समझ लो कि ये एक एरिया है। जब भी हम फ्लक्स निकालेंगे किसी एरिया से निकालेंगे कि भाई इसको क्रॉस कर रहा है, अगर क्रॉस नहीं करेगा तो फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है, क्रॉस करना ज़रूरी। मान लो ये एरिया है, चलो पहले एरिया के बारे में बात करते हैं यार, इसको हटाओ, एरिया देखते हैं, क्योंकि एरिया को तुमको पता होना चाहिए। बोला ना कि एरिया से क्रॉस करनी चाहिए, तो एरिया क्या हुआ, एरिया समझो पहले। एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। एरिया कैसी क्वांटिटी है, मैं बताऊंगा ना कैसे निकाल। 11th में भी था एक, उसमें लिखा हुआ था कि बताओ कौन कौन सी क्वांटिटी, जहाँ पे वेक्टर था ना, वेक्टर, उसके क्वेश्चन थे एक दो, उसमें था एरिया, ठीक है। नहीं,
वेक्टर में था, क्यों बात नहीं। एरिया देखो दो तरीके के हो सकते हैं। एरिया पहले लिखो, इट इज़ अ वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो तुमको पता ही है कैसे निकालना है, किसी का सर्कल का, स्क्वायर का, ये वो। एरिया तो फॉर्मूले लगाने हैं, एरिया निकालना है, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो दो तरीके के एरिया हो सकते हैं। एक हो गया ओपन एरिया, ओपन एरिया, क्लोज्ड एरिया। तो ओपन मतलब क्या हुआ, जैसे कि स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, ये सब है। रेक्टेंगल जो ओपन है, जो बंद नहीं है, जैसे डब्बे की तरह बंद होते हैं। तो ओपन के एग्जांपल क्या हुए, स्क्वायर, कोई शीट हो गई, ठीक है, और ट्राइंगल हो गया, सर्कल, खुला हुआ, कोई बंद नहीं है ये। और दूसरा हो गया क्लोज्ड का एग्जांपल क्या हुआ, जैसे स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर जो बंद है। ठीक है, क्यूब, स्फेयर, सिलेंडर, ये सब और भी जितने भी हैं बंद वाले, बंद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ओपन वाले में एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे हटाओ, सीधा लिखो इसको। एरिया इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, सरफेस के नॉर्मल होगा एरिया, और यहां पर एरिया इज आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब ये कि एरिया जो होता है सरफेस के नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा हमेशा। दोनों केस में परपेंडिकुलर है, लेकिन जैसे कि मान लो ये स्क्वायर या कोई भी है, इसके नॉर्मल एरिया, ये रहा, एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू सरफेस। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो उसका तुम कहीं भी ले सकते हो, नीचे ले लो, ऊपर ले लो। लेकिन ये अगर क्लोज्ड फिगर है, मान लो कि क्यूब है, ये क्यूब हो गया, तो तुमको इसमें एरिया की डायरेक्शन बनानी है। कैसे बनाओगे, क्या लिखा है, आउटवर्ड नॉर्मल है, तो बाहर की तरफ ही आएगा। इस सरफेस पे लोगे तो बाहर निकालेगा एरिया, इस पे बाहर, या पीछे वाले से, साइड वाले से बाहर पे, सामने वाले से भी बाहर निकलेगा, नीचे वाले से बाहर, पीछे वाले से वो बाहर, कोई भी अंदर, कोई भी अंदर नहीं है। कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। जितने भी एरिया होंगे क्लोज्ड फिगर से, क्लोज सरफेस से बाहर को निकालेंगे हम, ऐसे ही डिफाइन हुआ है। ओपन में तो कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नेट नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ एरिया वेक्टर कैसे, एक बार ये समझा दो। एरिया की डायरेक्शन, मतलब सर ये समझा दो एरिया की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करना। नहीं ये बताओ भैया। डिटरमाइन करना तो सिखा दिया, पर एरिया तो नॉर्मल फोर्स वेक्टर है कि, एक होता है फोर्स वेक्टर है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन रहती है। तो इसमें भी होती है। सर लेकिन तो बनी बनाई डायरेक्शन है ना, ये किसी डायरेक्शन में लग थोड़ी बनी ना है बनाई? एरिया किसी डायरेक्शन में लग थोड़ी सकता लग रहा है ना। इक्वली होगा ना सब जगह। नहीं, एरिया की डायरेक्शन होती है, मैं बताता हूँ क्या है। जैसे मान लो कि सर मतलब ये तो वही बात हो गई, हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि एक क्यूबिकल वो है शीट, मतलब एक क्यूबिकल नहीं, बॉक्स है। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, एक मैं बता देता हूँ, फिर तुम्हें समझ आ जाए। मान लो ये यहाँ पे कुछ आग लगी हुई है, ठीक है, सेंटर में, ऐसे वो कैंप में लगा देना, लोड़ी वगैरह वो सब वो लगी हुई है। अब तुम ऐसे खड़े हो गए, तो तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल गर्मी आती है, ठीक है, तो तुम यूँ खड़े हो जाओ। अब बताओ, तुम्हारे चेहरे पे गर्मी गर्मी लगेगी, अब तुम्हारी यहाँ लगेगी गर्मी, यहाँ लगेगी गर्मी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी।
लगेगी? नहीं लगेगी, नहीं बिल्कुल नहीं लगेगी। क्या बात है? करके देखना, तुम करा ही नहीं है। सकी है तो ये तो बता रहे। अरे किया, सर जब हम बोल दो आप लोरी की बात तुमने कुछ नहीं किया, तुम बस तुक्का मार रहे हो और नहीं तुम्हें नहीं पता। तो मनाही है। अरे मनाही से कुछ नहीं होता यार। सर जनरली जब हम उसके अराउंड राउंड्स लेते हैं तो हमारे फेस पे हीट लगती है। मैं कुछ और बता रहा हूँ, राउंड कैसे ले रहे हो, मतलब एक तो अब फायर की तरफ अपना मुंह रखो, ठीक है, तो तुम्हारे चेहरे पे पूरा गर्मी लगेगी। अब तुम थोड़ा सा रोटेट हो जाओ, उधर देखो, और फायर यहाँ लगी हुई है, नहीं लगेगी। इतने चेहरे पे लगेगी थोड़ी थोड़ी, ये देखो यहाँ नहीं लगेगी। सर लेकिन फिर इसका फायर का तुम जैसे मान लो, देखो तुम अगर सूरज के सामने ही खड़े हो जाओगे तो सूरज की लाइट तुम्हारे मुंह पे पड़ेगी, तो साइड में खड़े हो जाओगे, यहाँ पड़ेगी लाइट, नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे जो फेस का जो भी है स्ट्रक्चर, उसके एरिया की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कि तुम्हारे बॉडी पे कितनी लाइट पड़ रही है। मान लो कि मैंने एक एरिया ले लेता, कोई कागज़ ले लिया, अच्छा सर समझ गई सर लेकिन एक ये ले लो, कागज़ ले लो, इधर ले लो, कागज़ ले लो, सूरज के सामने रखो, ठीक है, तो बिल्कुल सामने रखा तो उस पर पूरी लाइट पड़ी है, और तुमने थोड़ा रोटेट कर दिया, तो अब क्या ज़्यादा लाइट पड़ेगी, कम पड़ेगी? इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो कभी कभी जहाँ पे एरिया की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहाँ पे हमको उसको वेक्टर बोलना पड़ता है। अब तक तुमने तो डायरेक्शन आया नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट थी नहीं ना वो। तुमने सिर्फ ये निकाला कि भाई इसका एरिया निकाल दो, ये निकाल दो, अब इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए। समझ में आ गया? क्यों भाई? तो जहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, वहाँ पे क्वांटिटी वेक्टर बन जाती है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ज़मीन का एरिया निकाल दो, इसका टेबल का एरिया निकाल दो, वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसकी डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई से, ठीक, इज इक्वल टू ई डॉट, ऐसा लिख लो, डी ए इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, बेसिक फॉर्मूला यही है, ठीक है। ई डॉट डी ए, एरिया वेक्टर है, और डॉट प्रोडक्ट तुम्हें पता ही है, ए डॉट बी। ये हो गया फॉर ओपन सरफेस, ठीक है। और फाई इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला है, फॉर क्लोज सरफेस, ठीक है। दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही है। ये गोले का मतलब ये है कि हम क्लोज सरफेस पे लगा रहे हैं, क्लोज सरफेस पे, और कुछ मतलब है सेम सेम सेम। बस ऐसे देख के लगता है कि जो तो हम लगा रहे हैं किसी क्लोज्ड फिगर पे लगा रहे हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वगैरह वो बाकी सब वैसे ही हैं, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, तब तो सिंपल फॉर्मूला बन जाता है, इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फ्लक्स बन जाता है ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है पूरे सरफेस के ऊपर, मतलब उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट सब कुछ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। और अगर वैसे तो तुम्हारे क्वेश्चंस में जब भी तुम देखोगे तो ये यूनिफॉर्म ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल भी रहेगा तो क्या कुछ नहीं है, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं सिंपल फॉर्मूले से। लिख लो उसको। अच्छा, ये फाई कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होगी? इट इज़ अ, बताओ बोलो, कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर भाई, डॉट प्रोडक्ट करके, डॉट प्रोडक्ट जब भी होता है ना तो वो क्या आता है? स्केलर आता है। डॉट प्रोडक्ट से स्केलर, तो डॉट प्रोडक्ट करके जो भी आया वो
स्केलर होगा, इट इज़ अ स्केलर। इट्स एसआई यूनिट इज, क्या होगी एसआई यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। रख दो इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और साथ में मीटर स्क्वायर। ठीक है, लिख लो। अगला करो। ठीक है, छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं है। आ जाओ एक और पढ़ते हैं। गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकालना हो ना तो तुम लगा सकते हो गॉस लॉ। क्लोज सरफेस भी बताया था, जैसे स्फेयर, क्यूब, कोई भी क्लोज सरफेस पे से तुम अगर निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्या होता है, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन याद रखना क्लोज सरफेस पे ही लगाना है ये, ठीक है, ओपन पे नहीं लगाना। इसमें क्यू क्या चीज़ है? नेट चार्ज। बाय बाय। नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। नेट चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। एप्सिलॉन नॉट तुमको पता ही है, वही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फॉर क्लोज्ड सरफेस। गॉस लॉ किस पे लगता है? सिर्फ क्लोज सरफेस पे लगता है। क्यू क्या चीज़ है? जितना भी चार्ज अंदर है। जैसे कि ये कोई सरफेस है क्लोज्ड मान लो, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2 रखा है और बाहर Q3 रखा है, तो फ्लक्स क्या होगा इससे? Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जितना चार्ज अंदर है उतना चार्ज लेना है टोटल। ये माइनस हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, जो भी है टोटल चार्ज। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के बारे में देख लेते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन होते हैं इस पर अच्छे खासे। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस मतलब जो चार्ज फैला हुआ है। अभी तक हमने पढ़ा कि एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज, 2-3 चार्ज रखे हुए हैं ना, वो पॉइंट चार्जेस हैं। लेकिन अब हम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ चार्ज फैला हुआ है, तो कैसे फैल सकता है? एक तरीका ऐसा है, लीनियर चार्ज। चार्ज कैसे फैल सकता है? या तो लाइन में फैल सकता है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये देखो, ये जितने चार्जेस पड़े हुए हैं सब, ये देखो, ये चार्जेस किस में रखे हुए हैं? एक लाइन में। तो इस पूरे को क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज बोल दो, ठीक है। तो इसमें हम एक डेंसिटी डिफाइन करते हैं। मान लो ये चार्ज टोटल कितना है? Q। टोटल चार्ज Q है और इसकी लेंथ कितनी है? L। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी
लेमडा, ये हमने उसमें पढ़ा था 11th में, मास डेंसिटी है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हुई, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। दूसरा, और कैसे फैल सकता है चार्ज, सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज मतलब किसी सरफेस पे फैल गया, ये एरिया पे फैल गया, तो ऐसे करके ये मान लो कोई एरिया है, एरिया पे फैल जाना। इसका टोटल चार्ज मान लो Q है और एरिया मान लो इसका A है, एरिया। तो फिर इसमें हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल, चार्ज अपॉन एरिया। अच्छा, ये लेमडा की यूनिट क्या होगी, चार्ज अपॉन लेंथ, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, और इसमें हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कैसे फैल सकता है चार्ज, वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम पे मान लो कोई वॉल्यूम है उसमें फैल गया, टोटल चार्ज Q है, वॉल्यूम V है, तो इसमें हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, रो से डिफाइन करते हैं, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये V वॉल्यूम है, ए क्या है, एरिया, L तो लेंथ हो, इसकी यूनिट क्या होगी, हाँ, कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है।